नाज़रीन, वफाकी बजट मंजूर हो चुका है, जिस पर अगरचे बिजनेस कम्युनिटी ने अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार नहीं किया, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान आज 3 साल पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुस्तहकम माशी पोजीशन में खड़ा दिखाई देता है। ताहम ये इस्तेहकाम मुफ्त में हासिल नहीं हुआ। इसकी कीमत आम सार्फिन, तनख्वाहदार तबके, सनतों और बिलखुसूस लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इजाफी टैक्सेस और सख्त मालियाती पॉलिसी की सूरत में अदा की है। सिर्फ 3 बरस पहले पाकिस्तान एक संगीन माशी बहरान के दहाने पर खड़ा था। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे, महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर थी और डिफ़ॉल्ट की बाज़गश्त हर तरफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सिर्फ ये थी कि किसी भी तरह मईशत को संभाला जाए। IMF प्रोग्राम, सख्त फिस्कल डिसिप्लिन, इजाफी टैक्सेस और अखराजात में कटौतियों के ज़रिए मुल्क ने एक मुश्किल मरहला ज़रूर तय किया, लेकिन इसी अमल ने मईशत को इस्तेहकाम की राह पर भी गामज़न किया। आज तस्वीर काफ़ी हद तक बदल चुकी है। महंगाई में नुमायाँ कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त बहाल हो रहा है और मईशत बहरान के किनारे से पीछे हटती नज़र आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही इस्तेहकाम हमारी मंजिल या सिर्फ एक नए सफ़र का नुक्ता आगाज़ है? माहिरीन का कहना है कि कौमों की तारीख़ में बहुत कम ऐसे मौक़े आते हैं जब हालात, ज़रूरत और कानूनी गुंजाइश तीनों एक ही समत में इशारा कर रहे हों, यानी इस्लाहात की ज़रूरत भी वाज़ेह हो, उन्हें नाफिज करने का मौका भी मौजूद हो और कानूनी फ्रेमवर्क भी उसकी इजाज़त देता हो। इन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त ऐसे ही एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहाँ तवज्जो सिर्फ माशी इस्तेहकाम पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर मरकूज होनी चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में माली साल 2027 का बजट सिर्फ आमदन और अखराजात की दस्तावेज नहीं बल्कि एक मौका समझा जा रहा है। एक ऐसा मौका जहाँ वफाक और सूबे मुश्तरका मुआशी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ सकते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है। टैक्स नेट को वसी करना है, तालीम और सेहत में सरमायाकारी बढ़ाना, इंसानी वसाइल को बेहतर बनाना, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना, डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देना और निजी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना वो बुनियादी इस्लाहात हैं जिनके बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस नादिर मौके से फ़ायदा उठाते हुए मालियाती इस्तेहकाम को हकीकी मुआशी इस्लाहात और पायदार तरक्की में तब्दील कर सकता है, और अगर हाँ तो इसकी मंजिल तक पहुँचने के लिए अब मज़ीद किन फ़ैसलों और इस्लाहात की ज़रूरत है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार ताहिर साहब, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, शमसुल इस्लाम साहब कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, उस्मान शौकत साहब रावलपिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले ज़रा सरदार साहब मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये बताएं, ये जो गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इकॉनमी स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी अब भी बजट में बहुत सारे अपने कंसर्न शो कर रही है, रियल या जेन्युइन इस वक्त कंसर्न है क्या बिजनेस कम्युनिटी? थैंक यू वेरी मच अदर भाई साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हम बजट से पहले बात कर रहे थे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की, और अगर हम एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ जाना चाहते हैं तो उस हवाले से बजट में कोई हमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मेयर्स नज़र नहीं आए। दूसरा, एनर्जी की आपको पता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो एक सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ा है फ्यूल की प्राइसेस में, तो और दूसरा जंगबंदी के बाद की जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, इंशाल्लाह ये इम्प्रूव होती है तो हमारा वो जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है वो भी दोबारा 781 किलोमीटर का जो हमारी साइड का पैच है वो होता है। तो हमें तो बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस चाहिए कि ऑयल प्राइसेस नीचे जाएं और ऑयल प्राइसेस के साथ साथ हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो नीचे जाए, तब हम कंपैटिबल हो सकते हैं खित्ते के दीगर ममालिक के साथ। दूसरा, जो FDI है उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो सुपर टैक्स है। जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, उसके लिए आज भी 8% एक्स्ट्रा जो सुपर टैक्स है वो मौजूद है। 2% की उसको आप समझ लें एक तरह की जो रिलैक्सेशन मिल सकी है। 50 करोड़ रुपए तक 15 से 50 का जो स्लैब है उसमें तो हमने देखा कि सुपर टैक्स ख़त्म किया है, लेकिन जो बड़ा आप FDI एक्सपेक्ट करते हैं उसमें अभी भी तो जो लोगों की जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ अगर हम चाहते हैं कि वो आएँ, वो इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये जो टैक्स के रेट्स हैं इफ़ेक्टिवली जो इस वक्त 60-62%
के करीब हैं, तो उनको नीचे लेके जाना पड़ेगा, ताकि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो तब लोग एक यूनिट से दूसरा यूनिट, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे, और फिर उसकी वजह से कुछ चीज़ें बजट में नो डाउट कि बहुत अच्छी हुई हैं, जिसमें रियल एस्टेट के हवाले से एक अच्छा एक सब्सटेंशियल 50% 236C और 236K सेलर परचेज का जो टैक्स है उसको ज़रूर कम किया गया है, CVT ख़त्म की गई है। लेकिन बिल्डर्स के लिए हमने देखा, हमारी डिमांड ये थी कि आपको, और वो भी अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएगा तो तभी फ़ायदा होगा ना, डेवलपमेंट में अगर जाएगा तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के फ़ायदे की बात जो ये है वो कि हमने ये कहा था कि या तो हमें नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दें या 100D हमें फ़िक्स टैक्स दे दें कि आपने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमसे टैक्स लेना है। अभी 7F है, वो ग्रॉस रिसीव्ड के ऊपर बिल्डर को 10% देना पड़ता है, जो डेवलपर है उसको 15% देना पड़ता है, और अगर आप दोनों काम कर रहे हैं तो 12.5% आपको पे करना पड़ता है आपकी ग्रॉस रिसीव्ड के ऊपर। तो ये भी बहुत बड़ा एक बर्डन है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी के ऊपर, इस वजह से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी कम है। हमने ये प्रपोज़ किया कि इसको आप, और इस हेड में को गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा पैसे जमा नहीं हुए इस हेड में भी, तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी कि वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं तो उनको भी, जो उस मुल्क में पैसे कमा के वहाँ टैक्सेस पे करके यहाँ पैसे लाता है तो हम उससे एडवांस टैक्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ें ओवरसीज़ को एग्जेम्प्ट करना चाहिए इससे। ठीक। उस्मान चौका साहब, गवर्नमेंट का स्टांस है कि भाई हमने इकॉनमी को स्टेबलाइज कर दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं जब बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ तो उनके फिर भी बजट पर रिजर्वेशंस हैं, और जाहिर है कि स्टेबिलिटी तो आई है। 3 साल पहले कहाँ डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, और अब वी हैव पेड अ प्राइस ऑफ इट टू गेट दैट स्टेबिलिटी। बट हैविंग सेड दैट, अब क्या कंसर्न्स हैं? जिस तरह अभी कुछ हवाला ताहिर साहब ने भी दे दिया है, अब मुझे आपसे सवाल ये पूछना है कि इन्हीं इश्यूज़ का जिनका भी ताहिर साहब बात कर रहे हैं, इनको गवर्नमेंट एड्रेस कैसे कर सकती है? क्योंकि केस टू केस अगर हम चलें, तब आप कहते हैं हमें जो है इंडस्ट्री को एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो कहते हैं अगर एनर्जी कॉस्ट कम कैसे करें जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो हैं। इसी तरीके से वो टैक्सेशन मज़ीद निकालने की बात करते हैं, ख़त्म करने की बात करते हैं। वो कहते हैं पहले ही हम फिर जो है वो टैक्स नेट एक्सपेंड करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा हम अपनी कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के, इन्फोर्समेंट के, तो रेजिस्टेंस मिलती है। अभी देख लें आप, वो आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने रेजिस्ट किया है कि जी कैमरे नहीं लगने देंगे अंदर, और फिर फर्दर भी जो है वो इस पे बात होती है। तो आप ये बताएं कि गवर्नमेंट किस किटी में से किस तरीके से कर सकती है अगर करना चाहे तो? जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए। और बिल्कुल आपने सही अपने इनिशियल उसमें भी इंट्रो में भी जो बात की, मैं उससे एग्री करता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं, और नो डाउट हमने जो स्टेबिलिटी आज अचीव की है उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अब जो इशू रियल है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, और ये बजट हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को एड्रेस करेगा और एक आम आदमी, एक आम कारोबारी शख्स के लिए कोई रिलीफ लेके आएगा। देखिए रिलीफ आया है इसमें, हम उसको डिस्काउंट नहीं करते। जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। सैलरी क्लास को रिलीफ मिला है, सुपर टैक्स में हमें रिलीफ दिया गया है, IT सेक्टर में रिलीफ मिला है, कुछ रियल एस्टेट में मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिलीफ के साथ साथ जो हम ग्रोथ बजट की बात कर रहे थे, वो ग्रोथ हमें कहीं नजर नहीं आती। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नजर नहीं आते, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को एड्रेस करता हुआ ये बजट नजर नहीं आता। जैसे सरदार साहब ने भी पहले फरमाया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ये एड्रेस करता हमें नजर नहीं आता। देखिए आदिल साहब, आज इशू ये है जो आपने बिल्कुल बात की कि जो टैक्स का बर्डन है, हम तो ये समझ रहे हैं कि इस बजट को, ठीक है, इट्स अ बैलेंस बजट और इसको हम एक स्टेबिलिटी का बजट कहेंगे। इट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ बजट, कहीं से भी ये नहीं है। लेकिन जहां इसको अग्रेसिव होना चाहिए था वो होना चाहिए था
के एक्सपोर्ट लेड इंसेंटिव और आते, एसएमई सेक्टर्स के लिए इंसेंटिव आते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंसेंटिव्स आते, वहां ये एग्रेसिव नहीं है ये बजट। लेकिन जहां ये एग्रेसिव है हमें वहां बहुत परेशानी है। ये बजट एग्रेसिव है अपनी टैक्स कलेक्शन के लिहाज से। 15 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया है इस बजट में, 11% उस टारगेट को बढ़ाया गया है। ये एग्रेसिव टारगेट हमें बजट में परेशान करता है, क्योंकि ये वो एग्रेसिव टारगेट है, इस साल भी नहीं मीट हुआ। और अगले साल जो 15 ट्रिलियन का टारगेट है, हम ये बिलीव करते हैं, उसमें कल एक रिपोर्ट भी एफबीआर ने दे दी कि उसमें से 650 बिलियन रुपए, 650 अरब रुपए जो हैं वो इन्फोर्समेंट्स के जरिए लिए जाएंगे। अब इसका मतलब यही है कि इन्फोर्समेंट्स के जरिए लेना और इतने एग्रेसिव टारगेट्स को लेके आना, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हमें टैक्स बेस वाइडनिंग की कोई हमें स्टेप्स नजर नहीं आए। ठीक है, वो टैक्स इन्होंने दिया है वो छोटे ताजर के लिए, लेकिन उससे तो 35 से 40 लाख ताजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आएंगे। बजट में भी उसका 50 अरब से ज्यादा का वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो कोई गेम चेंजर तो नहीं होगा, वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाएगा आपको। टैक्स कलेक्शन के लिए तो वो कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। तो अब खदशा यही है कि टैक्स कलेक्शन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से होगी, उसी को स्क्वीज किया जाएगा और उसी के लिए जो है मुश्किलात की जाएंगी। देखिए आदिल साहब, आपने कहा कि आप क्या कर सकती है गवर्नमेंट। देखिए हमें भी पता है आईएमएफ का प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा कंपल्शंस है, नहीं गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कर सकती। लेकिन देखिए अगर आपने टैक्स बेस बढ़ानी है और टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है तो देखिए आपको कुछ चीजें प्रिंसिपली एग्री करनी पड़ेंगी इस वक्त। अगर आप वो नहीं एग्री करेंगे बाकी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको 3 अपने प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स अगर गवर्नमेंट कर ले और प्रिंसिपली अपने आप को तय कर ले, एक कि नॉन फाइलर का स्टेटस पाकिस्तान में से खत्म कर दें। आपके मुल्क में नॉन फाइलर का कैटेगरी होनी ही नहीं चाहिए। नॉन फाइलर का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फाइलर को डिस्करेज करते हैं। वो फील करता है कि जी मैं अगर मराहत नॉन फाइलर भी ले लेता है तो फिर मुझे क्या जरूरत है फाइलर स्टेटस होने की। उसको कंप्लीटली खत्म कीजिए। सेकंड, टैक्स ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये खत्म कर दीजिए। ये जो हम अपनी कुछ एक्सक्यूजेस ले आते हैं कि जी रियल एस्टेट का ये मसला है या एग्रीकल्चर या कोई और, आप एग्रीकल्चर को देखिए, वहां कोई ब्रॉडनिंग हमें नजर नहीं आ रही। आज भी हम कहते हैं वो जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो बड़े जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, वो तो हम आज भी बिलीव करते हैं टैक्स नेट से लार्जली बाहर हैं और सिर्फ छोटे फार्मर की बात होती है, वो जरूर पिस रहा है। लेकिन आप टैक्स कीजिए हर सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड, हैव द पॉलिटिकल विल। जब तक आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है ये काम नहीं हो सकता। ये 3 चीजें आप कर लीजिए तो आपका टैक्स का निजाम बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ओके, एग्री टैक्स 1% से भी लेस है और जो जीडीपी में एग्री का कंट्रीब्यूशन है वो 24% जो है वो है। अब ये इसी पर हमारे साथ शम्सुल इस्लाम साहब बैठे हैं। शम्स साहब, ये कितना फेयर क्रिटिसिज्म है एग्रीकल्चर सेक्टर पे कि 11 बिलियन की टैक्स कलेक्शन हो रही है वहाँ से और लेस देन 1% है वहाँ पर टैक्स जो होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा, वहाँ की दुनिया के भी एक अजीब इश्यूज़ हैं, बल्कि पाकिस्तान तो बाहर इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं कि आप जिस इंडस्ट्री को टच करें वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। सो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये कितना फेयर क्रिटिसिज्म है कि एग्री से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती? योर टेक ऑन। थैंक यू आदिल फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए जी, मुझे ये पहले से ही उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जो है ग्रोथ गैम्बल में नहीं जाएगी और स्टेबिलिटी का बजट प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। और जो बजट मैंने स्टडी किया, मुझे इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया है, इसके अंदर फूड सिक्योरिटी जो बहुत ही प्राइम कंसर्न होना चाहिए था उसको कंप्रोमाइज़ किया गया है, और आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर भी कंप्रोमाइज़ आया है। अब मैं आपको वजाहत करता हूँ कि आपने जैसे एग्रीकल्चर की बात की, तो नंबर 1 पे एग्रीकल्चर सेक्टर नो डाउट एक बहुत ही कम पीनट अमाउंट दे रहा है टैक्स का। लेकिन आपको पता है कि जिस मुल्क में एग्रेरियन बैकग्राउंड के लोग पार्लियामेंट्स बैठे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी हैं, तो वो तो रजिस्ट करेंगे इसके ऊपर। इसका आसान तरीका ये था कि हुकूमत 12.5 एकड़, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो है छोटे किसान हैं, उससे ज़्यादा लैंड होल्डर्स के ऊपर आप एक फ़िक्स टैक्स लगा देते। कोई भी फ़ी एकड़ के हिसाब से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये जो एक अमाउंट लगा के आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो 1% अभी कंट्रीब्यूट करता है उससे आ सकता था, लेकिन उसको नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि आपका जो इकोनॉमिक्स जो आपकी सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ इस तरह किया गया है कि देखिए जी, हम वुल्नरेबल उस वक्त होते हैं जब हमारे पास एक्सटर्नल डेट हमारा बढ़ता जाता है। हम गवर्नमेंट फोर्स मजबूर हो जाती है कि वो बोरो करे इंटरनली और बाहर से भी। तो उसका आसान तरीका ये होता है, जो कि बहुत बड़े कोई
मेजर रिफॉर्म्स लाने से नहीं होगा, एक लेकिन शम्स साहब जरा स्टे एट दिस पॉइंट, स्टे एट दिस पॉइंट। आपसे 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने पूछनी है। उसकी वजह ये है कि मैं खुद भी इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हमारा 10-11 अरब की टैक्स कलेक्शन होना या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जब आप डिटेल में थोड़ा सा जाके बात करते हैं तो उनके इश्यूज़ भी आपको सुनने और समझने का मौका मिलता है। बट मुझे ये बताएं कि क्या इज़ इट करेक्ट कि 20% वीट अभी जो है वो शॉर्ट है हमारी रिक्वायरमेंट से? आपकी क्या असेसमेंट है कि 20% ये वेदर की वजह से, क्लाइमेट चेंज और रेंज चेंज की वजह से क्या 20% अभी शॉर्ट है हमारी रिक्वायरमेंट से? इज़ इट करेक्ट? देखिए, जो वीट की प्रोडक्शन इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है लेस देन 30 मिलियन टन की, तो वो तो एग्जैक्ट नहीं है, उसको थोड़ा सा बढ़ा के किया गया है। शॉर्टेज हुई है वीट की क्रॉप की, 20% को भी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन अराउंड 10% से 15% तो शॉर्टेज होगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्च के दौरान हेल स्टॉर्मिंग हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ थंडरस्टॉर्म चले थे और वीट की जो पर एकड़ यील्ड है उसमें कमी आई है। और यही वजह थी कि आपने देखा हार्वेस्ट के फ़ौरन बाद गंदम की प्राइसेस बढ़ गई और अभी भी कीमतें जो है वो कोई 4,000 जो हमारी ये शॉर्टेज है, जो हमारी जो ये शॉर्टेज है, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करनी पड़ेगी? और फिर जो प्राइस कंट्रोल करने के चक्कर में हुकूमत लगी रहती है रोटी की और उसकी, तो क्या ये फिर फेयर होगा कि एक तरफ शॉर्टेज हो और कुछ इंटर प्रोविंशियल भी सुना है कि स्मगल हो ही जाती है वीट भी, और उसके बाद प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स प्रेशराइज करें कि जी आप फिक्स करें ये रोटी की प्राइस? सो ये फेयर होगा या अनफेयर होगा, क्या होगा? ज़रा इसको एलैबोरेट करें हमारे नाजरीन के लिए। टोटली मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। गवर्नमेंट जब भी किसी की प्राइस फिक्स करती है, जब भी किसी भी सेक्टर में इंटरवेंशन करती है, उसमें डिज़ास्टर्स आते हैं, उसके अंदर आवाम को बहरानों की शक्ल में उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको मार्केट को ओपन आउट करना है, वीट की मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुली होनी चाहिए। अब आपका किसान काश्त कर चुका, हार्वेस्ट कर चुका, तो अब अगर आपके पास शॉर्टेज है तो आप 1-2 महीने इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बहरान आए और मार्केट 4,000 से बढ़कर 5,000 पे चली जाए और फिर हम इंपोर्ट करेंगे, तो वो अनफेयर होगा। इसका मतलब है वो उन स्टॉकिस्ट को, होल्डर्स को जिन्होंने वीट मार्केट से परचेज की, उनको फ़ायदा देंगे। हुकूमत ने एक प्लान दिया था कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए परचेज़ करेंगे। सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जो वीट की बहुत बड़ी काश्त करता है, वो भी अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट पूरे नहीं कर सके थ्रू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को, जिनको एलोकेशन की थी, कोई 40 के करीब 35-40 के करीब हुई थी। इसी तरह से सिंध का सूबा, उसने भी अच्छी फसल पैदावार की है, लेकिन वहाँ पर भी वो प्रोक्योर नहीं कर सके, तो फेडरल गवर्नमेंट भी अपना टारगेट मीट नहीं कर सके। अब जब वो नहीं प्रोक्योर कर सके, अब जब प्राइवेट सेक्टर जो इसके थ्रू उन्होंने करना था वो नहीं प्रोक्योर कर सके, अब जिन लोगों ने ले ली है, क्या वो उन्होंने इल्लीगल ली होगी? बाकी प्राइवेट सेक्टर्स ने, यानी बाकी इंडस्ट्री ने, क्या वो एसोसिएशन मिल्स ने क्या इल्लीगल ली होगी, या फिर उन्होंने महंगे दामों लिए और अब वो महंगे दामों ही बेचेंगे? इसको जरा क्लियर कीजिएगा। नहीं, खुदा ना खास्ता गंदम जो है वो कोई पॉपी सीड नहीं है कि इल्लीगल कमोडिटी हो गई। आपकी जो 2 किस्म के ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं, एक वो है जिनके पास अनटैक्स्ड अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप स्टेट बैंक की मनी सर्कुलेशन को भी देख लें जो बैंकों से बाहर है, तो वो बैंकों में पैसा नहीं रखते, वो अजनास खरीद के गोदामों में रख देते हैं, जिसके ऊपर आपका कोई पूछने वाला भी नहीं जाता। अगर जाता भी है तो उनकी जो है उनको एक उनकी मिठाई मिल जाती है, तो वो नहीं कर पाते। इलीगल कोई चीज़ नहीं। हुकूमत को ये जो आपका सूबा बंदी जो की जाती है, ये भी गलत चीज़ है। इस तरह से आप एक सूबे से दूसरे सूबे की मूवमेंट बंद करके सप्लाई को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे प्राइसेस बढ़ती हैं। आप जहाँ भी एक आर्बिट्राज होता है, सस्ती एक जगह चीज़ होगी, एक जगह महंगी होगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ चीज़ें जाएंगी, तो आप बहुत सारे बुरानों से, बहुत सारी इंपोर्ट्स करने की वजह से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक सूबे के पास स्टॉक्स मौजूद होते हैं, उसकी बम्पर क्रॉप होती है, दूसरा सूबा जो है, अब जैसे KPK का सूबा है, वहाँ पर अगर शॉर्टेज होती है वीट की, वहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर ह्यू एंड क्राई सामने आता है। ऐसे इकोनॉमिक ह्यू एंड क्राई को एड्रेस करने के फिर हुकूमत करती है कि जी TCP के जरिए इंपोर्ट करो, वो फिर एक अगेन गलत डिसीजन होता है। बेसिकली अगर मैं जो आपकी बात से समझाऊं, जो हम सालों से ये बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्शन से भी ज़्यादा मिस मैनेजमेंट का, करप्शन का और अंडरस्टैंडिंग का मसला है। इज दैट करेक्ट? एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे किसी को करप्ट भी नहीं कह सकते, हर किसी को डिसीजंस
ओके, फेयर इनफ। ये इनकॉम्पिटेंस का इशू भी है, करप्शन का इशू भी है। हो गया तो आपने बैन क्यों किया हुआ? हार्वेस्ट हो गया तो आपने बैन किया, फेयर इनफ जी। करप्शन भी इसमें आती है, करप्शन भी आ रही है, मिसमैनेजमेंट भी आ रही है, इनकॉम्पिटेंस, तो ये तीनों चीजें खतरनाक हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। सरदार ताहिर साहब, क्या ये जो करंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है उसको, अभी हमने इसका पहले भी जिक्र किया, लेकिन बहाल उस तरह क्यों नहीं कर पा रही? उस्मान साहब ने भी इस पर बात की है, लेकिन अब ये बताएं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है, उसके ना आने की क्या रीज़न? देखिए, सबसे बड़ी तो रीज़न आपको, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि जब आपके टैक्सेस इतने, अफ्रीका में इससे ज़्यादा एक कंट्री है कोई जिसमें ज़्यादा है, बाकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। तो टैक्सेस कहाँ से पूरे करे गवर्नमेंट अपने? देखिए, आपने बेस ब्रॉड करनी है, और जो सिर्फ जो आपके पास कंप्लाइंट ऑलरेडी लोग हैं उनके ऊपर से आपने प्रेशर कम करना है। अगर आप बेस ब्रॉड नहीं करेंगे, उन्हीं लोगों को टैक्स करते जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप यहाँ पर बिजनेसेस जो, तो वो कहते हैं हम इन्फोर्समेंट के जरिए करेंगे, क्योंकि जो रिकवरीज भी नहीं होती। अब तो 15 ट्रिलियन का टारगेट है पहले वो। सर, वो देखिए, अगर कहीं पे कंप्लायंस नहीं हो रही और वो इन्फोर्समेंट मेजर्स लेते हैं, तो उस पर तो किसी को इतराज़ नहीं है कि मेरे जिम्मे अगर बिल्कुल है। मिल्स एसोसिएशंस कह रही हैं आप कैमरे नहीं लगा सकते, और आप पूरे इस्लामाबाद में घूमते हैं, आपने कहीं देखा है किसी पीओएस लगाओ किसी रेस्टोरेंट पे, किसी एक जगह पर कोई बड़े बड़े होटल आपको पीओएस लगा के नहीं बात कर रहे, ना बिल देते ना डिटेल देते उसकी। तीसरी बात यह है कि आप जो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रा बात कर लेता हूँ, वो ये कहते हैं कि हम जब इन्फोर्समेंट की कोशिश करते हैं, रिकवरी की कोशिश करते हैं, तो फिर सारे हम पे तनकीद करते हैं, इंक्लूडिंग मीडिया भी तनकीद करने लगता है। अभी देखिए सर, अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो 26% FBR ने पिछली दफ़ा से इस दफ़ा ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया है, 26%। तो आप बताइए, इस्लामाबाद में तो बहुत शायद कम, अब छोटे दुकानदार कोई रह गए होंगे जिनके ऊपर POS ना लगा हो, मैक्सिमम जगहों के ऊपर POS लगे हुए हैं। और अगर नहीं होता तो आजकल तो हम कोई पर्ची देता है POS की इस्लामाबाद में? सर देते हैं, ज़्यादातर लोग देते हैं। कहीं अगर नहीं है तो उसके लिए तो आजकल आपको पता है हमारा जो RTO है, और ना POS नज़र आता है मुझे पड़ा हुआ सामने का। सर वैसे उसके बगैर छुपा के रखा हो तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की आप बात कर रहे हैं जिससे उनकी कलेक्शन बढ़ी है, इनकम टैक्स और उस पर तो नहीं बढ़ी है ना? सर मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कंप्लाइंस के इश्यूज़ हैं, तो वो तो इतना बड़ा इन्फोर्समेंट का इनके पास FBR का काम ही अब कलेक्शन रह गया है, पॉलिसी तो इनसे अलहदा हो गई है। तो ये करें ना, जिसके ज़िम्मे टैक्स बनता है उससे लें। हमने इस बात से तो कभी मना नहीं किया कि जी आप टैक्स लोगों से ना लें। अब जो दूसरे इश्यूज़ आप बात कर रहे हैं, अच्छा, इन्होंने टोबैको वालों पे जो मोस्ट कंप्लाइंट लोग थे उनमें से भी कुछ लोगों के ऊपर कैमरे लगाए, 38 लोग वहाँ पे बैठाए, लेकिन वो जो 38-40 लोग बैठे हुए हैं वो एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने नहीं देते। अब वो अगर किसी जगह खाना जो है ना वो नमक तेज़ हो गया, तो उनके लोग कहते हैं कि जी आपको हम ये आपका कंटेनर जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे। तो जब आप बाहर से लोगों को एक इन्वेस्टर को किसी के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं और वक्त के ऊपर आप उसको डिलीवरी नहीं दे पा रहे हमारे सिस्टम की वजह से, मैं तो कहता एक्सपोर्ट के ऊपर जो है FBR का रोल ख़त्म कर देना चाहिए। भाई एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स है ही नहीं, तो फिर आपने ले के वापस रिफ़ंड देना है तो आप उनको एक्सपोर्ट करने दें, और उसके बाद आप उन लोगों पे तवज्जो दें जिनके ऊपर बनता है और जिनसे आपने लेना है। सुपर टैक्स भी ख़त्म किया उनके ऊपर। तो जब मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितना FBR के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उतनी करप्शन भी बढ़ती है और उतना ज़्यादा जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो तंग भी होती है। अभी ये फेसलेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जा रहे हैं कि अच्छा मैयर है, लेकिन इसको टेस्ट रन पहले कर लें, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। चूँकि जब नया सिस्टम ये 2019 में यही इंडिया में भी आया था, तो साल, 1.5 साल, 2 साल वहाँ पर भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
लेकिन अब वो है वो यूज टू भी हो गए, उन्होंने सिस्टम के ग्लिचेस जो है वो सिस्टम के जो ग्लिचेस हैं वो भी ख़त्म हो गए, तो अब वहाँ पे चलना शुरू हो गया। तो ठीक है, आपका आर्गुमेंट ये है कि एक्सपोर्टर को बिल्कुल जो है वो टैक्स फ्री कर दें? नहीं, एक्सपोर्टर्स को आप रिफंड देते हैं ना, वो जब जाता है वो बाहर माल भेजता है, जब उसकी बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है तो आप उसको, बट वो जो एफडीआई पे अगर आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती भी है तो वो फिर पैसा बाहर निकल जाता है ना आपका, वो फिर रहता नहीं आपका। सर देखिए, आप रिपैट्रिएट करने से, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने पैसा कमाया है, प्रॉफिट के लिए कमाया है, तो मैं जब वापस रिपैट्रिएट करूंगा तो मुझे, मेरे ऊपर क्यों पाबंदी होनी चाहिए? फ्री मार्केट है ना, मैं लेके भी आऊंगा पैसे, अगर मैंने नफ़ा कमाया तो मैं अपना प्रॉफिट कहीं ले रिपैट्रिएट भी करूंगा ना अपने नेटिव, जहां पर भी मैं करना चाहूं। तो आप ये मुझे क्यों कहते हैं कि बस आप लेके आए हैं, अब हम आपको वापस नहीं लेके जाने देंगे? तो फिर कोई आएगा नहीं। तो बट यहाँ तो फिर ट्रांजैक्शन ही रहेंगी ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं रहेगी। नहीं सर, जब इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉफिट किस चीज़ से कमाएगा? यहाँ कोई फैक्ट्री लगाएगा, यहाँ कोई बिजनेस करेगा, उस बिजनेस के साथ लोग एंगेज होंगे, उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो अपना लेके जाएगा प्रॉफिट, तो वो उसका हक बनता है वो यहाँ रखे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करे या कहीं और लेके जाए। लेकिन इनिशियली तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, बिजनेस चला के, आपके टैक्सेस पे करके, रोक तो नहीं रहे वो। IMF ने आई थिंक ये कहा कि वो 30% ज़्यादा है वो प्रॉफिट्स जो बाहर चले जाते हैं एफडीआई के कंपैरिजन में। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से बाकी पूरी दुनिया में भी बिजनेसेस हो रहे हैं, अगर आप किसी को उसका पैसा रिपैट्रिएट नहीं करने देंगे, लोगों को इस बात पे आप फंसा के रखेंगे, तो आपके पास कोई पैसा लेके क्यों आएगा? ठीक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस्मान साहब क्यों नहीं हो रही, और क्या उसकी रीज़न यही इंटरनेशनल सिचुएशन है, या फिर जो हम इंटरनल हमारे फ्लॉज हैं, जो हमारे पॉलिसी के फ्लॉज हैं, या कौन से ऐसे 2-3 स्टेप्स हैं जिनको लिया जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर इजीली आ सकती है और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं? ये देखें, सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी वही इश्यूज हैं जो एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर को हैं। तो एक तो बहुत बड़ी वजह जो वो नहीं आ रही वो यही है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमारे रीजन की बहुत हाईएस्ट है। देखें, अभी भी आपके मुल्क में बिजली के निर्ख रीजन के हाईएस्ट हैं, आपका टैक्स सिस्टम अभी भी हाईएस्ट है, और नॉर्डिक कंट्रीज़ के लेवल पे हमारी टैक्सेशन है, और इसके साथ साथ आपका जो पॉलिसी रेट है। तो देखें, वो भी यही कहते हैं कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं प्रोडक्ट बनाएंगे, हम यहाँ से जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्टर जो ऑलरेडी इशूज़ फेस कर रहा है वो भी करेंगे। सेकेंडली देखें, जो आपकी हम बार बार जिक्र करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्लैरिटी ऑफ पॉलिसीज़, वो अभी भी हमारे पास नहीं है सेक्टर वाइज। हमें इस वक्त एक नीड है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक क्लैरिटी की, कि सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने लानी है, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, IT की बात करें, बाहर से जब कंपनियां आती हैं वो कहते हैं जी हमें 10 ईयर का रोड मैप आप बताइए कि आपका ये क्या गारंटी है कि आज देखिए जो सोलर के साथ हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ हो रहा है, आज से 10-15 साल पहले हम CNG को सुनते थे, बहुत प्रमोट किया जाता था, फिर बताया गया कि गैस ही नहीं है। तो ये पॉलिसीज जो आप आए दिन चेंज, सोलर इन दैट के सोलर, एग्जैक्टली, आज जो सोलर के साथ हो रहा है, तो आपका बाहर का इन्वेस्टर देखता है कि यार व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म क्लैरिटी, आपकी पॉलिसीज क्या है। इनकंसिस्टेंसी जो है हमारा असल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं बनाते जी, लॉन्ग टर्म नहीं बनाते। और एक और चीज जो मैं समझता हूं कि हमारी बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। मैं आज भी बिलीव करता हूं, देखिए 37 से ज्यादा NOCs आज आपको आदिल साहब दरकार हैं अगर आज आप एक बिजनेस की सोच रखते हैं और पहली ट्रांजैक्शन करते हैं। 37 NOCs, और हम कहते हैं कि जी हम अमेरिका यूरोप बनना है, तो वहां तो ऑनलाइन आप बिजनेस स्टार्ट करें, आधे घंटे में आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर पॉलिसी क्लियर ले आते हैं तो आई एम सॉरी टू से द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डोंट लेट इट गो थ्रू। और हमने ये भी देखा कि बहुत अच्छी पॉलिसीज आई, पेपर पे बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट हुई तो इंप्लीमेंटेशन में उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया, दे वर नॉट इंप्लीमेंटेड द वे दे शुड हैव बीन। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। पॉलिसी आपने बना ली, लेकिन खुदारा आगे आप अपने ये NOC कल्चर खत्म कीजिए, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाइए। और देखिए एक और चीज, तो वन विंडो ऑपरेशन जो SIFC के थ्रू किया जा रहा था, उसको भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने जो है उसमें इतनी हर्डल्स क्रिएट करा दी हैं कि SIFC भी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। जी देखिए, SIFC का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए वो हैंड होल्ड कर रहे हैं, वो एक सिंगल वन विंडो ऑपरेशन है, वो बेचारे कोशिश करते हैं, लाते हैं, दे ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन जब एक फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है, ये मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं अभी अमेरिका गया, 2-3 डेलीगेशंस लेके गया, वहां से भी ये बात है। एक छोटे कारोबारी SME सेक्टर की अगर मैं बात करूं, देखिए हम SME सेक्टर की बात करें, वो हमारे पास आना चाहिए। उस लार्ज कॉर्पोरेशंस तो आपकी आती हैं, मल्टीनेशनल्स के तो पावर कॉरिडोर्स में ताल्लुकात हैं। एक आपके पास जो मिडिल क्लास है वो ग्रो नहीं हो रही, वो तब ग्रो होगी जब SME सेक्टर आएगा। वो ट्रस्ट नहीं करता आपके इस वक्त कोर्ट सिस्टम से। मुझे अमेरिकन से साफ कहा, उन्होंने कहा जी आपके कमर्शियल कोर्ट्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए इस वक्त। आपके आज जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं
वो जाते हैं आपके सिविल कोर्ट्स में, उधर तो आपका मेरा जो हाल होता है, 10-10 साल हमारी जनरेशन गुजर जाती है। तो कहते हैं अगर उस्मान साहब आप नहीं अपना केस हल करवा सकते, कोई कमर्शियल डिस्प्यूट आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए बिजनेस में, तो मैं बाहर से मुल्क से आके कहाँ अपनी यहाँ राइट्स को सिक्योर करूंगा। ये मैं तो इस वक्त जी उस्मान साहब, आप यकीनन जिस वक्त अभी डेलीगेशन लेकर गए हैं वो बिल्कुल मेरी नज़र से गुजरा है, और मैं खुद भी, बल्कि आपकी सेनेटर टॉम सॉजी से भी गालिबन मुलाकात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। टॉम सॉजी को न्यूयॉर्क के जो सेनेटर हैं और मैंने इंटरव्यू किया था वहाँ पर अमेरिका में व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज टेकिंग ओथ। उस वक्त प्रीमियर ऑफ एल्बर्टा के एक एडवाइज़र है डेविड ग्रीन, ये इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, रिकॉर्ड पे मौजूद है ये। सो दोनों का मैं आपको ज़रा सामने रखता हूँ। एक डेविड ग्रीन ने कहा था कि जो SIFC मॉडल है इट्स वंडरफुल, और ये अगर लेटर इन स्पिरिट में उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो यही इसी किस्म का फोरम चाहिए होता है किसी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट। बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, और शायद उनकी असेसमेंट भी यही थी कि अगर वो लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो जाए, वो नहीं उस तरह चीज़ें हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो वो बड़ा उसको प्रेज कर रहे थे SIFC को, जो कि खुद एडवाइज़र हैं प्रीमियर ऑफ एल्बर्टा के। जो टॉम सॉजी हैं वो भी यही हवाला दे रहे थे सेनेटर के। अब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो जो काज़ाकिस्तान का जिस तरह का मॉडल है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट को आस्ताना एग्रीमेंट, तो उसको प्रोटेक्शन जिस तरह वो देता है, इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, ताकि बिजनेस कम्युनिटी या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या कोई कंट्री अगर इन्वेस्ट करे तो उसको उसका रिटर्न मिले। मैंने आदिल साहब आपका वो इंटरव्यू देखा है टॉम सॉजी वाला, मैंने बड़ा क्रिटिकली उसको देखा है। माशाल्लाह यही बात उसमें आपने भी हाईलाइट की है कि जब तक ये कमर्शियल कोर्ट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स का भी मैकेनिज्म यहाँ पे आप नहीं करेंगे तो मामलात नहीं चलेंगे। तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है। टॉम सॉजी साहब के फॉरेन इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी डिमांड है, बल्कि ये डेलीगेशन यहाँ आया भी था। आपको इसमें ऐड करूँ कि देखिए जो इंटरनेशनली लोग आते हैं वो एग्रीमेंट की क्लॉज में ज़रूर ये चीज़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्लॉज डालते ही इस वजह से हैं कि अगर रेमेडी यहाँ से ना मिले तो वो रेमेडी वहाँ से जाके ले लें। फेयर इनफ। कारके एक मिसाल है, बाद में हमने अपने ताल्लुकात पे टर्की वाला वो मसला जो कारके वाला था वो उससे निकले, और अभी ईरान गैस पाइपलाइन में भी ये जो हम ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू बच गए, वरना बड़े प्रॉब्लम्स आपको कंट्रीज़ के साथ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं, G2G और B2B। We'll take a short break. वेलकम बैक। शम्सुल इस्लाम साहब, आप अग्री करते हैं, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं आप टैक्स नेट बढ़ाएं, दोनों चैम्बर के प्रेसिडेंट्स कह रहे हैं कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, एग्जिस्टिंग पे आप जब इन्फोर्समेंट की पॉलिसी ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। डू यू अग्री विद दिस आर्गुमेंट? और ये बताइएगा आपके ख्याल में पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़ाने में क्या रुकावट है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? और एक और सवाल ले लें, वो ये भी अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एग्रेरियन बैकग्राउंड के लोग जो है वो लेजिस्लेटर हैं, अब तो भाई रियल एस्टेट वाले भी जो है वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं। अगर वो कोई पॉलिसी में तब्दीली ला सकते हैं तो ये एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग क्यों नहीं लेके आते? देखिए, टैक्स बेस को बढ़ाने में सबसे बड़ी आपके लिए चौंका देने वाली खबर होगी कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो FBR खुद है। आपको पता है FBR की कुछ 25,000 करीब एम्प्लॉयज़ हैं और उसके बहुत सारी फील्ड के ऑफिस बनाए गए हैं, और हर वो दुकान छोटी सी मामा शॉप जो किसी भी गले मोहल्ले में खुलती है वो उनके रेडार पे होती है। उनका जो जूनियर स्टाफ जो फील्ड में घूम रहा होता है वो उनके साथ एक अपना सिस्टम बनाता है, तय करता है, और उनके अपने एक पैरेलल नेट चल रहा है महीने का, वो लेना वो शुरू हो जाता है। तो आपको टैक्स बेस बढ़ाने के लिए पहली चीज़ ये करनी पड़ती है कि आप टैक्स का रेट कम करें। जब आप टैक्स रेट करते हैं कम और फिर साथ में आप उसका इंटरेक्शन कम कर देते हैं टैक्स पेयर का टैक्स कलेक्टर के साथ, तो फिर आपका खुशी खुशी लोग आते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी का मॉडल ही ऐसा है कि लोग जो है आसानी चाहते हैं, इनके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। अब आपने फेस लेस की बात की और FBR ने भी बड़े दावे किए कि जब फेसलेस एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं तो आपका इससे पहले जो कस्टम में ये एक्सपेरिमेंट किया गया वहाँ पर वो फेल हुआ। खुद उन्होंने कहा जी ये इनके अपने लोग ही उसको फेल करते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुगर इंडस्ट्री पे लगाया गया, उसकी क्या कामयाबी हुई? तो अब ये टेक्सटाइल सेक्टर को कैमरा में ला के करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या कामयाबी हुई? ये मतलब ये कि एक बहुत बड़ी
एफर्ट ये करने जा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट के ऊपर पूरा जोर होगा। नहीं, लेकिन अगर ये सब कुछ ना करें तो क्या करें? टेक्नोलॉजी पे अगर आप रिलायंस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जी, बड़ी अच्छी बात की। देखिए जी, हम टैक्स को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, हम टैक्स ज़्यादा क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमारे शॉर्टफॉल आते हैं ना। तो शॉर्टफॉल जब आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आपने एक्सपेंडिचर अनलिमिटेड बढ़ा दिए हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास 43 मिनिस्ट्रीज़ हैं। एक छोटे से इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, 25-26 किलोमीटर का उसका पूरा रेडियस होगा। वहाँ पर अगर आपके फेडरल मिनिस्टर्स 54 हैं, जो एडवाइज़र्स भी हैं वो होंगे, तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह जो टॉप कंट्रीज़ हैं IMF प्रोग्राम के अंदर, उसमें सबसे टॉप पे खड़ा है कि एक बहुत बड़ी जंबो कैबिनेट ली हुई है। तो अखराजात तो वहाँ से पड़ रहे हैं। जिनका मिनिस्टर्स का आपने नाम नहीं सुना होगा वो भी उस कैबिनेट में बैठते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है? आपको अखराजात कम करने हैं। जब अखराजात कम करेंगे तो जो बिजनेस आपका जो सफोकेटिंग हो गया है, जो यहाँ पे लोग आप काम नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, उनको स्पेस मिलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसके ऊपर टैक्स नेट जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर ही टैक्स डालते जाएं और जो बेस है उसको बढ़ा नहीं रहे। बेस बढ़ाने का एक और आपको एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे आपको याद होगा कि एक सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया था, अब्दुल्ला यूसुफ साहब साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने अपना टैक्स सिस्टम को एकदम से चेंज करके यूनिवर्सल टैक्स सिस्टम सेल्फ असेसमेंट पे लेकर आ गए थे। 300 अरब का टैक्स कलेक्शन से 1000 अरब पे जंप जाना, इतनी बड़ी ग्रोथ हुई थी इस वजह से कि लोग खुश थे कि हमारा इनसे जान छूट गई। ये तो वो लोग हैं, इनके फील्ड के ऑफिसर्स, मैं आई विटनेस हूँ इसका, कि मार्केटों में अकबरी मंडी, जूड़िया बाज़ार, जो भी ग्रेड मार्केट है वहाँ नोटिस लेके जाते हैं और वापसी पे नोटिस लेके अपना खर्चा भी लेके आते हैं। कि मतलब आप एक तो तरफ उनको नोटिस दे रहे हो। ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप ये सिस्टम चलाएंगे जो ब्यूरोक्रेटिक जो उनकी चीज़ों के लिए उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा आप, और आपके टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसको अगर एक एनवायरनमेंट, बिजनेस कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं देगा, तो फिर वो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। टैक्स रेट कम कर दें, आपका आसानी से टैक्स बेस बढ़ जाएगा। आज अगर आप देखें FDI की आप बात कर रहे हैं, FDI इसीलिए नहीं आ रही कि हम जो है अब यूरोप से भी ज़्यादा हमारा टैक्स रेट हो गया है। हम अगर 60% से ज़्यादा टैक्स लगाएंगे कॉर्पोरेट कंपनीज पे, आपने 2% का रिलीफ दिया है सुपर टैक्स में, ऊँट के मुंह में ज़ीरा है। कौन बड़ा इन्वेस्टर आएगा FDI करने के लिए? कोई छोटे छोटे कंपनीज नहीं आती, बड़ी MNCs आती हैं। अगर उनकी टर्नओवर बड़ी होगी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई 252 की तो गवर्नमेंट कह रही है, ये 300 मिलियन की पॉपुलेशन हो चुकी है। इस बड़ी मार्केट में बड़ी कंपनी आएगी, वो टर्नओवर बड़ी करेगी, तो उसके ऊपर जब आप बड़ा काम करने पे आप टैक्स लगाओगे 8% सुपर टैक्स, तो वो यहाँ से वापस ही जाएगा। वो इस सिस्टम में काम नहीं कर पाते। इस सिस्टम में काम करने के लिए सबसे बेहतरी ये है कि पहले आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इनकरेज करें, वो इन्वेस्टमेंट करें। ऑफ का माहौल नहीं देंगे। इन्फोर्समेंट का मतलब है SHO का रोल अदा करने जा रही है FBR, और उससे आपका जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। आम शहरी से लेकर आपके बड़ी कंपनी, हर शख्स टैक्स में आ सकता है। आपके पास डेटा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने थे उसकी बजाय इन्फोर्समेंट के जरिए जो है वो प्रेशराइज करके वो काम करवाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। आपको पता है कि अगर मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूँ कि एक शख्स को 3,78,000 का नोटिस आया कि टैक्स की पेमेंट करो। मैं आप ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। उसने 1 लाख रुपए उस बंदे को दिए, 9,000 रुपये में उसका मुकमका हो गया। ये सिस्टम है। तो इस तरह से देखें कि आपका एक बहुत बड़ा, आप चेयरमैन साहब कहते हैं जी आप मुझे नाम बताएं फला बंदे का कि जिसको नोटिस आया एडवांस टैक्स करने का, तो जिसका नाम आप बताओगे या जो बंदा उस पर आएगा तो फिर उसके साथ स्क्रू उसके टाइट ही होंगे ना, या आप इनसे निकल नहीं सकते। इसीलिए हज़ारों केसेस आपके कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। ये गलत फैसले करके टैक्स बढ़ा के अकाउंट से निकाल लेते हैं। ऐसे सिस्टम में आप टैक्स बेस नहीं बढ़ा सकते। वो शख्स जो टैक्स नेट से बाहर है, जो नॉन फाइलर का स्टेटस एंजॉय कर रहा है, वो ज़्यादा खुश है उस टैक्स फाइलर से जो टैक्स पे भी कर रहा है और मुसीबतें भी भुगत रहा है। 111 जैसा एक इनके पास सेक्शन है, वो आपके अकाउंट्स खोल के, उनको इतनी समझ नहीं होती कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर एक कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है, उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसकी शॉर्ट हो रही है लिमिट का या परफॉर्म उसमें दिखाना है, तो वो
उसको भी इनकम जनरेट कर कहते हैं जी, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये सारी आपकी इनकम है। ये तो लेवल है कैपेसिटी का। जिस मॉल में आपके ह्यूमन की जो कैपेसिटी आप नहीं ला सके, जहाँ पर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने ज़्यादा नहीं हो सके, और वो जो आम जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग, उनको आपने डाला है, तो फिर वहाँ बेहतरीन सिस्टम ये होता है कि फुली ऑटोमेशन चले जाएं, एक पोर्टल के जरिए ये सारा टैक्स जो इकट्ठा हो रहा है वहाँ से पूरा हो सकता है। 25 ट्रिलियन का टैक्स आप एक साल में। जिस मुल्क में कुक जो है और ड्राइवर जो है वो 50,000 सैलरी और 60,000 सैलरी ले रहे हो, और MBA और जो हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स हैं वो 40,000 सैलरी ले रहे हो, तो आप किसको, कितना उनको आप कहेंगे कि यार मत जाओ? तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका इधर रुक के क्या करेगा? तो चले ही जाते हैं लोग फिर, अनफॉर्चुनेटली। सब तो बिल्कुल ब्रेन ड्रेन, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो हमारी तरह हिम्मत नहीं करते ना कि रह जाएं या रहकर मुकाबला करें। आगे आपके पास लोग हिम्मत हार जाते हैं। कोई नहीं कर सकता। रहने वाला यहाँ पे मजबूर हो गया है, उसके घर के खर्चे पूरे नहीं होते। एक आम आदमी पाकिस्तान का जिसके दो बच्चे हो, मियाँ बीवी है, माँ बाप की बात ही नहीं कर रहा, वो किराए के घर में रह रहा है, 1 लाख रुपए कम अज़ कम उसका खर्चा आता है। आज बिजली के बिल आपके पास, गैस के बिल आपके पास आ रहे हैं। साथ ही हुकूमत को देखा देखी जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर एक और एक्सटॉर्शन शुरू हो गई है कि वो आपको गैस बिजली के बिलों से ज़्यादा सेवरेज के चार्जेस लगा रहे हैं। पानी का कनेक्शन नहीं है लेकिन उनके ऊपर आप कहते हैं जी आपके सेवरेज के चार्जेस लगेंगे। सैनिटेशन पंजाब में, सुथरा पंजाब ने सफाई का हिसाब ले लिया है, तो उसके अंदर वहाँ पे आके जाके आपकी वो प्राइवेट अदारे जो बने हुए, वो जो पहले चंगा पानी के थे, वास्को के थे, अब उन्होंने अपनी नाम बदल लिए हैं। उनके अपने बैंक अकाउंट नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपको मंथली पैसे देते हैं। आप नहीं देंगे तो आपका गटर बंद कर देंगे और सैलाब जो बारिशों के हाल होंगे, और उस पर आप देखिएगा किस तरह गंदगी होती है, कितना डेंगी। ये इनका एक पैरेलल निज़ाम है जिसको मैं बता रहा हूँ। शायद बहुत सारे हमारे मौजूद दोस्त ये बात नहीं करते, लेकिन जब पैरेलल निज़ाम हो और उस पैरेलल निज़ाम में बहुत बड़ा अमाउंट इनकी डीप पॉकेट्स में जा रहा हो, तो वो ना वो टैक्स बेस बढ़ाएंगे, ना वो रिफॉर्म्स आने देंगे। वर्ल्ड बैंक से आपने पैसे ले लेके रिफॉर्म्स की बात की, कौन से रिफॉर्म हुए? आज भी वही ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, वही जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मैं करता हूँ कि 89 में जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था उस वक्त कारोबार करना आसान था। आज मैं बिज़नेस से रिटायर हो गया हूँ तो आज बिज़नेस करना मुश्किल हो गया है। मैं कर ही नहीं सकता इस सिस्टम के अंदर काम। मेरे पास अब पैसे भी नहीं, फाइलर होते हुए भी हम गरीब हो गए हैं टैक्स पेयर जो थे, क्योंकि आप उनसे पैसे लिए जा रहे हैं जो वो कर। नॉन फाइलर कोई नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद यू ऑल कि नॉन फाइलर का कोई स्टेटस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉन फाइलर क्या चीज़ है? नॉन फाइलर को सिस्टम को बाईपास बढ़ानी है आप जी। ताहिर साहब, आपका सिस्टम। सरदार ताहिर साहब, ये बताएं कि ये जो फेडरल और प्रोविंसेस को किन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर कंसेंसस फ़ौरन करने की ज़रूरत है, जो अगर ना की गई तो उसके डेंजरस रिजल्ट्स आगे आ सकते हैं? सर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लोगों को देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक जैकब स्कॉट हैं, वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, उनको पीएम साहब ने इंगेज किया है और वो इन रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये जो इतने 150 NOCs आपने रखे हैं, रेड टेपिज्म है, इसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो लिहाजा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने लाइसेंस लेना हो, वन विंडो सोल्यूशन हो आपके पास, आप हॉरिजेंटल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, आप वर्टिकल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। दुबई DLD ने इन हालात की वजह से उन्होंने अपनी फीसेस जो है DLD की ख़त्म कर दी, के लोगों को इनकरेज किया। आज भी वहाँ पर इतने मुश्किल हालात के बावजूद इस वक्त भी वहाँ सेल परचेज़ और कंस्ट्रक्शन का ब्यूरोक्रेसी चलाती है सर। जब तक वो कहते हैं खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, जब तक वो फाइल चलते चलते इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में जो कंप्लीशन लेना है ना, ये इस तरह किसी बिल्डिंग की जैसे आपने दूध या शहद की कोई नहर निकालनी है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट अप्रूव कराना आपके लिए इतना मुश्किल तरीन काम है कि देखें, 33 साल की लीज़ के ऊपर CDA प्रॉपर्टी सेल करता है, प्लॉट सेल करता है। 33 साल के बाद मेरे पहले दिन CDA ने पैसे ले लिए। 33 साल के बाद अब मैं वहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे तो 200 यूनिट्स बन गए, हर बंदा अलहदा को ऑनर है।
अब वो उस जब पूरी बिल्डिंग की हम रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं, जब हम उसकी लीज एक्सटेंशन के लिए जाते हैं, तो वो 5 मिनट का काम होना चाहिए। आप जाएं, मेंबर से लेके नीचे तक फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, वो लीज एक्सटेंशन नहीं हो रही। कहते हैं जाओ BCS का NOC लेके आओ, फलां NOC लेके आओ, प्लॉट मेरा है। आपने अगर कोई बिल्डिंग में वायलेशन है तो पूरा सदियों से आपके पास ही हैं ये फाइलें। आप जाएं, मौके पे विज़िट करें, जहां पर किसी ने कोई इलीगल एक्टिविटी की है, कहीं अपने अप्रूवल से ज़्यादा बनाया है तो गिरा दें। जब मैं ट्रांसफ़र करवाने जाऊं या जब मैं उसको लीज़ एक्सटेंशन करवाने जाऊं तो मुझे कहते हैं जाएं पहले जाके BCS वालों से NOC लेके। ये इनके लिए हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मैं भी कोई फाइल करवाने के लिए जाऊंगा तो मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वो यही लोग हैं ना 10 लाख रुपए जो लेते हैं। 10 लाख रुपए तो उन्हें सिंबॉलिकली कहा है, 10 लाख तो छोटी अमाउंट है। तो ये यहीं पे बैठे हैं ना जो लेते हैं। ये 20-20, 25-25 साल से एक ही जगह पे, एक ही महकमे के अंदर लोग जॉब्स कर रहे हैं। बाहर से जो आते हैं, जब तक उनको समझ आती है उस वक्त तक उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। तो ना ये काम करते हैं, ना बेचारा जो बाहर से आता है उसको काम करने देते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो बिजनेस 60 से 70 इंडस्ट्रीज उस सूरत में चलेगी जब कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट की एक्टिविटी चलेगी। अब गवर्नमेंट तो चाहती है कि चले, उन्होंने बजट में रिलैक्सेशन भी दे दी, सब कुछ कर दिया। आगे अब NOC तो इन्होंने देना है, इनके भी KPIs होने चाहिए। इनको भी हर महीने पूछना चाहिए आपने कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, आपने कितने लोगों को काम शुरू करवाया है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर सकते हैं, हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो ये तो IMF की ज़रूरत नहीं है ना। गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज ये सारे, आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम आती है बिजनेस कम्युनिटी को। उस्मान शौकत साहब, आपके ख्याल में फेडरल और प्रोविंसेस को रिफॉर्म्स के लिए फ़ौरन किन चीज़ों पे कंसेंसस करना चाहिए, और अगर वो नहीं की गई तो उसके जो हम देख रहे हैं, मतलब अभी जैसे हमने देखा 1000 अरब पे तो चलो सूबों ने कहा वफाक को आप ये ले लें, 2 साल 3 साल के लिए मसला तो हल कर लें 3 साल के लिए, लेकिन क्या करना चाहिए, किन जगहों पर, किन सेगमेंट्स पर फ़ौरन काम करने की ज़रूरत है ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ आप रिजल्ट हासिल कर सकें। अगर सूबे और वफाक भी एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस में रहे और कॉपरेट ना किया तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का सिस्टम तो फिर आगे चलना प्रॉब्लम ही आती रहेगी इसमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि फेडरेशन और प्रोविंसेस को इस वक्त एक यकजा होना पड़ेगा। जब तक वो सिनर्जी नहीं मौजूद होगी तो हमारे मुल्क में जो इशू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हैं वो हम नहीं एड्रेस कर सकते। देखिए, आज अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, चाहे वो टैक्स सिस्टम की बात करें, चाहे वो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, आप FBR के तो नोटिस या आप फेडरल टैक्सेस की तो बात करते हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस की भी बहुत भरमार है। आज एक बिजनेसमैन यही कहता है कि अगर मैं फेडरेशन के टैक्सेस को पे कर दूं तो फिर कम से कम प्रोविंसेस के टैक्सेस या उनसे मुझे डील ना करना पड़े, लेकिन वो भी आज शदीद है और फील यही होता है कि वो कई जगहों पे काउंटर इंट्यूटिव है। अभी मैं एक बजट अनॉमली कमेटी का हिस्सा हूं, ये बजट आया है, इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री एक अनॉमली कमेटी बनाती है, उस पर भी मेरे पास आज कई लोग आए हुए थे कि पंजाब में टैक्स रेट जो है वो ऑन सर्विसेज कुछ और है, और अगर आप फैजाबाद से इस तरफ आ जाएं और इस्लामाबाद में आ जाएं तो आपके ऊपर टैक्स रेट जो है वो डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, ये अनॉमलीज आज भी मौजूद हैं, और ये सूरत हाल जिस तरह आपने कहा स्पेशली जो फाइनेंसेस की है, देखिए आज हम ये फील करते हैं फेडरेशन के पास वाकई फाइनेंसेस की कमी है, प्रोविंसेस जो हैं वो इस वक्त एक्सेस जो है उनके पास सरप्लस मौजूद है। तो इसको हमें फ़ौरन से पहले एक इक्विलिब्रियम में लाने की ज़रूरत है कि फेडरेशन के पास भी पैसे अवेलेबल हों, वो भी अपने प्रोग्राम्स को रन कर सके, और प्रोविंसेस भी जो हैं वो एक हारमोनी में काम कर सके। आज ये रियल एस्टेट के हवाले से बात आ रही थी कि जी पंजाब ने कोई ग्रीन सर्टिफिकेट की भी बात कर दी है कि जब तक ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं होगा आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं कर सकते। तो आज फिर एक इशू खड़ा हो गया कि जी फेडरल ने तो चलें हमें कुछ रिलैक्सेशंस दे दी हैं, लेकिन आज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इशू आया। लेकिन उस्मान साहब, आप नहीं समझते जो क्लाइमेट का इशू है, लाहौर जिस तरह इफेक्ट करता है, स्मोक का जो एनवायरनमेंट है, जो ओवरऑल भी वायलेशंस होती हैं फिर क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए या क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस है, वो भी तो एग्जिस्टिंग एक चैलेंज आपके सामने है। बिल्कुल है, ये तो इंटरनेशनल डिबेट भी इस वक्त दुनिया में कि आपने ये फैसला करना है कि आपने प्रोडक्शंस करनी है या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जिंदा रहना है या पैसे कमाने, क्या करना है।
बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। देखें, एनवायरनमेंट के ऊपर आप अगर ये लाना चाहते हैं एनफोर्समेंट, तो उसको आप काइंडली एक टाइम दीजिए लोगों को, कुछ जो है वो एक जिसको समझने का कोई टाइमलाइन होनी चाहिए, आप कह रहे हैं उसकी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए ना। वो हाँ, आज अचानक आ गया, एक पैनिक की सूरत क्रिएट हो गई, ये मामलात नहीं होने चाहिए। तो क्लैरिटी होनी चाहिए और एक हार्मनी में फेडरेशन माइंड मेकअप करें लोगों का पहले कि अगले साल से आ सकता है या 2 साल बाद आने वाला है, समथिंग लाइक दैट, या 6 महीने बाद। थैंक यू सो मच सरदार ताहिर साहब, शमसुल इस्लाम साहब, उस्मान शौकत साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज हमने प्रोग्राम देखा, मुतालिक एक लंबी डिबेट थी, बहस थी, जिसको आज हमने कोशिश की है कि उन इश्यूज़ को कवर करें जिसके ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी की रिजर्वेशंस थी और वो उस पर सवालात उठा रहे थे। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।